साहब मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। साहब मेरी बात सुन लीजिए, इस बच्चे को छोड़ दीजिए। चुप रह, ज्यादा हिमायती मत बन। जब एक कचरा बिनने वाला लड़का कोर्ट रूम में अंदर आया तो कचरा बिनने वाले लड़के को देखकर जज दिलीप मेहता खड़ा हो गया। आखिर कौन है ये छोटा आदि, जिसे देखकर बड़े बड़े वकील, यहां तक कि जज दिलीप मेहता भी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। क्या रहस्य छुपा है इस फटे कपड़ों वाले बच्चे में, जिसने पूरे कोर्ट रूम को हिला दिया। तेज बारिश की बूंदें रेलवे स्टेशन की छत पर बज संगीत रही थीं। 8 साल का छोटा आदि अपनी गीली प्लास्टिक की बोरी में इकट्ठे किए गए कबाड़ को देखकर परेशान था। शाम के 4 बज चुके थे और अभी तक ज्यादा कुछ नहीं मिला था। कुछ पुराने अखबार, प्लास्टिक की बोतलें, टूटे हुए खिलौने और धातु के टुकड़े, उसके फटे हुए कपड़े बारिश से भीग गए थे, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। कबाड़ वाला, वह अपनी कमजोर आवाज में चिल्लाता रहा। रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्री उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। किसी को उस बच्चे की परवाह नहीं थी जो अपनी बीमार अम्मा सोमवती की दवाई के लिए कचरा बिन रहा था। इसी बीच स्टेशन के कोने में खड़े 5 पुलिस वालों की नजर उस बच्चे पर पड़ी। मुख्य पुलिस वाला किशोर यादव अपने 4 साथियों रोहतक सिंह, राजेश त्यागी, शुभम और करणवीर ठाकुर के साथ बारिश से बचने के लिए वहां खड़ा था। उनकी वर्दी पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उनके चेहरों पर कोई दया नहीं थी। देखो, ये छोटा बच्चा कबाड़ बिन रहा है, किशोर यादव ने अपने साथियों से कहा। क्यों ना इसका कबाड़ हम ले लें, कहीं से कुछ पैसे मिल जाएंगे। बाकी चारों पुलिस वाले शैतानी भरी हंसी हंसने लगे। अरे छोटे, यहां आ, किशोर यादव ने बच्चे को इशारा किया। आदि की आंखों में उम्मीद की चमक आई। शायद कोई उसका कबाड़ खरीदना चाहता हो। वह दौड़कर उनके पास गया। साहब क्या चाहिए? ये अखबार है, ये बोतलें हैं। किशोर यादव ने इशारा किया और रोहतक सिंह ने पूरी बोरी छीन ली। 5 पुलिस वालों ने आधी का पूरे दिन भर की मेहनत से इकट्ठा किया गया कबाड़ अपने पास रख लिया। जब आधी ने पैसे मांगे तो वे जोर से हंसने लगे। अरे छोटे, हम पुलिस हैं, हमसे पैसे मांग रहा है, राजेश त्यागी ने व्यंग से कहा। आदि की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मेरी अम्मा बहुत बीमार हैं, मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए, वह रोते हुए बोला। किशोर यादव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी भी बक रहा है, चल भाग यहां से। आधी ने उनके पैर पकड़े। साहब, आधे पैसे ही दे दो। तभी किशोर यादव ने गुस्से में आकर आधी की छाती पर जोर की लात मारी। आधी जमीन पर गिर गया। रोहतक ने उसके कान पर थप्पड़ मारा और कहा, चला जा यहां से, वरना जेल में डाल दूंगा। पास खड़े एक चाय वाले ने कहा, साहब, ये मासूम बच्चा है, इसके पैसे दे दीजिए। लेकिन उसे भी मार पड़ी। राजेश त्यागी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? किशोर यादव ने आदेश दिया, इसे पकड़ो, जेल में डाल दो। करणवीर ठाकुर और राजेश त्यागी ने चाय वाले को पकड़ लिया। आदि को किशोर यादव ने धमकी दी, तू भी जेल जाना चाहता है या भागेगा? आदि डर गया और रोते हुए वहां से भाग गया। लेकिन इन पुलिस वालों को क्या पता था कि जिस बच्चे को उन्होंने इतनी बेरहमी से पीटा है वह किसी और का नहीं, बल्कि जिले के सीनियर जज दिलीप मेहता का अपना खून है। 6 साल पहले जब यह बच्चा केवल 2 साल का था, तब एक मेले में अपनी पिता से बिछड़ गया था। जज दिलीप मेहता अपने बेटे को तब से अभी तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज जो बच्चा इन पुलिस वालों के सामने असहाय था, वह उसी का लाडला बेटा था जिसे वह रोज याद करते हैं। और अब वह जिस अम्मा के साथ रहता है, वो उसकी असली मां नहीं थी, बल्कि उसे सिर्फ पालने वाली अम्मा सोमवती थी, जिसने एक खोए हुए मासूम बच्चे को रोता देख सहारा दिया और अब 6 साल से पाल रही थी। 6 साल पहले की बात है। जज दिलीप मेहता अपने 2 साल के बेटे आदि के साथ शहर के बाहर लगे वार्षिक मेले में गए थे। वह दिन रविवार था और जज दिलीप मेहता ने सोचा था कि अपने छोटे बेटे के साथ कुछ समय बिताएंगे। बच्चा अभी अभी चलना सीखा था। उसके छोटे छोटे कदम डगमगाते हुए लेकिन दृढ़ता से आगे बढ़ रहे थे।
मेले में तरह तरह की रंग बिरंगी दुकानें थीं। खिलौने, मिठाइयां, कपड़े और न जाने क्या क्या आदि हर चीज को देखकर खुश हो रहा था। उसकी छोटी उंगली अपने पापा की उंगली में फंसी हुई थी। जज दिलीप मेहता एक खिलौने की दुकान पर रुके। बच्चे के लिए कुछ खिलौने खरीदना चाहते थे। दुकानदार विभिन्न खिलौने दिखा रहा था, रंग बिरंगी गेंद, छोटी कारें, भालू का खिलौना और भी बहुत कुछ। दिलीप मेहता अपने बेटे से पूछ रहे थे, क्या चाहिए बेटा? यह वाली गेंद या यह कार? आधी खुशी से तालियां बजा रहा था। वह सभी खिलौने चाहता था। खिलौने चुनने के चक्कर में जज दिलीप मेहता का ध्यान बट गया। उन्होंने अपने बेटे की उंगली छोड़ दी ताकि वह दोनों हाथों से खिलौनों को उठाकर देख सकें। आदि उनके पैरों के पास ही खड़ा था। वह भी खिलौनों को देख रहा था। अचानक उसकी नजर मेले की दूसरी तरफ एक रंग बिरंगे गुब्बारे वाले पर पड़ी। गुब्बारे हवा में हिल रहे थे। आधी को लगा जैसे वे उसे बुला रहे हैं। 2 साल का मासूम बच्चा धीरे धीरे अपने पापा से दूर होने लगा। उसके छोटे कदम गुब्बारे वाले की तरफ बढ़ रहे थे। जज दिलीप मेहता अभी भी खिलौने देख रहे थे। उन्हें लगा कि बच्चा उनके पास ही है। बेटा, यह कार कैसी है? उन्होंने पीछे मुड़कर कहा। तू ही इसमें लेकिन शामिल आदि है ना? वहां नहीं था। शुरू में सच उन्हें बता। लगा कि आदि दुकान के किसी कोने में छुप गया होगा। बेटा, कहां हो? तू ही इसमें शामिल वह है ना? आवाज लगाई, लेकिन कोई सच जवाब बता। नहीं आया। जज दिलीप मेहता की सांस तेज होने लगी। आधी वह जोर से चिल्लाए। दुकानदार भी परेशान हो गया। सर, बच्चा कहां गया? उन्होंने पूरी दुकान छान मारी, आदि कहीं नहीं मिला। जज दिलीप मेहता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दुकान से बाहर निकले। आधी, कहां हो तुम? उनकी आवाज में डर था। मेले में हजारों लोग थे। हर तरफ भीड़ थी, शोरगुल था। जज दिलीप मेहता एक दुकान से दूसरी दुकान भागने लगे। क्या आपने एक छोटा बच्चा देखा है? 2 साल का, नीली शर्ट में। वह हर किसी से पूछ रहे थे। मेले के अधिकारियों को सूचना दी, पुलिस को फोन किया, लेकिन आधी गायब था। रात होने पर भी वह नहीं मिला। उधर 2 साल का आधी गुब्बारे वाले के पास पहुंच गया था। गुब्बारे वाला एक बुजुर्ग आदमी था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अकेले घूम रहा है। बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उसने पूछा। आधी बोल नहीं सकता था। वह सिर्फ रो रहा था। गुब्बारे वाले को समझ नहीं आया कि इस बच्चे का क्या करें। पास ही एक छोटी सी कबाड़ की दुकान लगाने वाली बुजुर्ग महिला ने यह देखा। वह सोमवती अम्मा कहलाती थी। उसका असली नाम सोमवती था, लेकिन सभी उसे अम्मा कहते थे। क्या बात है भाई साहब? सोमवती अम्मा ने गुब्बारे वाले से पूछा। ये बच्चा खो गया है, इसके माँ बाप कहीं नहीं मिल रहे। गुब्बारे वाले ने बताया। सोमवती अम्मा ने आधी को देखा। वह रो रहा था, भूखा था, डरा हुआ था। अम्मा का दिल भर आया। रात हो गई है, कल फिर ढूंढेंगे, आज इसे मेरे घर ले चलते हैं, सोमवती अम्मा ने कहा। गुब्बारे वाले को भी यही सही लगा। सोमवती अम्मा आधी को अपने छोटे से घर ले गई। उसने उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, साफ कपड़े पहनाए। आधी थोड़ा शांत हो गया। सोमवती अम्मा ने उसे अपने बिस्तर पर सुलाया। कल इसके माँ बाप मिल जाएंगे, वह सोच रही थी। जज दिलीप मेहता भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। प्राइवेट जासूस रखे, पुलिस को आदेश दिए, पूरे प्रदेश में तलाश की, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों को एक दूसरे का पता नहीं चला। साल बीतते गए। आधी बड़ा होने लगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल सोमवती अम्मा ने उसे बहुत प्यार से पाला। उसे पढ़ाने की कोशिश की, अच्छे संस्कार दिए। आधी भी अम्मा को बहुत चाहता था। वह जानता था कि सोमवती अम्मा उसकी सच्ची मां नहीं है, लेकिन उसके लिए सोमवती अम्मा ही सब कुछ थी। जब आधी 7 साल का हुआ तो सोमवती अम्मा की तबीयत खराब होने लगी। पहले छोटी मोटी बीमारी थी, फिर गंभीर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है, नियमित दवाई लेनी पड़ेगी। एक दिन आधी बाजार गया। वहां एक कबाड़ी से मिला। चाचा जी, मुझे काम चाहिए। कबाड़ी ने उसकी बात सुनी। तू क्यों काम करना चाहता है? आधी ने अपनी पूरी कहानी बताई। कबाड़ी का दिल भर आया। देख बेटा, अगर तू चाहे तो तू मेरे लिए कबाड़ इकट्ठा कर सकता है। जो भी मिले, अखबार, बोतल, धातु के टुकड़े सब लेकर आना। जो पैसे मिलेंगे उसमें से आधे तेरे, आधे मेरे। आधी खुश हो गया। वह रोज कबाड़ बिनने जाने लगा। रेलवे स्टेशन, मार्केट, कहीं भी जाकर कबाड़ इकट्ठा करता। जो पैसे मिलते उससे सोमवती अम्मा की दवाई लाता। सोमवती अम्मा को बहुत गर्व था अपने बेटे पर।
कितना समझदार है मेरा बेटा। लेकिन आज जो कुछ हुआ था वह आधी के लिए सबसे बुरा दिन था। पुलिस वालों ने उसे बुरी तरह पीटा था। कबाड़ लेकर पैसे नहीं दिए थे। अब वह क्या मुंह लेकर सोमवती अम्मा के पास जाएगा? कैसे बताएगा कि आज दवाई नहीं ला पाया? आधी लड़खड़ाते हुए अपने छोटे से घर पहुंचा। उसका शरीर दर्द से करा रहा था, कपड़े फटे हुए थे। सोमवती अम्मा अपने बिस्तर पर लेटी हुई उसका इंतजार कर रही थी। आधी संगीत को देखते ही वह चौंक गई। बेटा, यह क्या हाल है तेरा? सोमवती अम्मा घबराकर उठ बैठी। आधी की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, आज कुछ गलत लोगों से पाला पड़ा, आधी ने कमजोर आवाज में कहा। वह सोमवती अम्मा से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने पूरी घटना बताई, कैसे पुलिस वालों ने उसका कबाड़ लिया, पैसे नहीं दिए और फिर उसे बेरहमी से पीटा। सोमवती अम्मा सुनकर रो पड़ी और आधी को गले से लगाकर रोने लगी। जिस वक्त पुलिस वाले आधी को मार रहे थे, उसी वक्त रेलवे स्टेशन के पास एक पत्रकार दिवाकर पांडे पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। वह स्थानीय न्यूज चैनल के लिए काम करता था। आज वह किसी और खबर के लिए रेलवे स्टेशन आया था, लेकिन जो कुछ उसने देखा वह उसे हिलाकर रख गया। उसने अपने कैमरे में पूरी घटना कैद की थी। कैसे 5 पुलिस वालों ने एक 8 साल के मासूम बच्चे का कबाड़ लिया, पैसे नहीं दिए और फिर उसके साथ मारपीट की। दिवाकर पांडे का दिल भर आया था। उसने आदि का पीछा किया था, देखा था कि बच्चा कैसे रोते हुए अपने घर गया है। यह घटना दिखानी चाहिए। उसने सोचा लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी पुलिस कैसी है। वह अगले दिन आदि के घर गया। सोमवती अम्मा की झुग्गी देखकर दिवाकर पांडे समझ गया कि यह कितना गरीब परिवार है। सोमवती अम्मा बिस्तर पर लेटी थी। आदि उसके पास बैठा था। मैं दिवाकर पांडे हूं, एक पत्रकार हूं। उसने अपना परिचय दिया। कल आपके बेटे के साथ जो कुछ हुआ मैंने देखा है। सोमवती अम्मा और आदि दोनों डर गए। साहब, हमने कुछ गलत नहीं किया, आदि ने कहा। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो उन पुलिस वालों ने किया है, दिवाकर पांडे ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उसने सोमवती अम्मा से बात की। सोमवती अम्मा ने बताया कि यह बच्चा उसका अपना नहीं है। 6 साल पहले मेले में मिला था, तब से वह इसे पाल रही है। दिवाकर पांडे को पूरी कहानी बहुत दिलचस्प संगीत लगी। एक तरफ पुलिस की बर्बरता, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला का त्याग और बीच में एक मासूम बच्चे की संघर्ष की कहानी। यह बहुत बड़ी खबर है, उसने सोचा। उसने पूरी घटना का विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया, वीडियो को एडिट किया, एक प्रभावशाली शीर्षक लिखा। 8 साल का आदि बीमार मां की दवाई के लिए कबाड़ बिनता है। पुलिस ने कबाड़ लेकर पैसे नहीं दिए और बेरहमी से पीटा, यह शीर्षक था। दिवाकर पांडे ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे किशोर यादव ने आधी को लात मारी थी, कैसे बाकी पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की थी। वीडियो अपलोड होते ही टहलका मच गया। सोशल मीडिया पर आग लग गई। कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों ने वीडियो देखा। लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स की बांड आ गई। लोग गुस्से में टिप्पणियां कर रहे थे। ये कैसी पुलिस है? शर्म की बात है। इन पुलिस वालों को तुरंत नौकरी से निकाला जाना चाहिए। ये बच्चा कितना बहादुर है। सरकार को इस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। 1 घंटे में वीडियो को लाखों व्यूज मिले। 2 घंटे में यह ट्रेंडिंग में आ गया। मीडिया चैनलों की नजर इस पर पड़ी। हर बड़ा न्यूज चैनल इस खबर को दिखाने लगा। पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ 8 साल का आदि, कबाड़ लेकर पैसे नहीं दिए, बच्चे को पीटा, मासूम बच्चे के साथ अमानवीयता। हर चैनल पर यही चर्चा हो रही थी। स्थानीय स्तर पर भी हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। हमें न्याय चाहिए, पुलिस की बर्बरता बंद करो, नारे लग रहे थे। छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, महिला संगठनों ने मोर्चा निकाला। सभी की एक ही मांग थी, इन पुलिस वालों को कड़ी सजा दी जाए। इधर उन 5 पुलिस वालों की हालत खराब। संगीत हो गई। किशोर यादव, रोहतक सिंह, राजेश त्यागी, शुभम और करणवीर ठाकुर को एहसास हुआ कि वे बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वीडियो अब राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो गया था। दूसरे राज्यों के लोग भी इसे देख रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस पर रिपोर्ट की। इंडिया पुलिस ब्रूटैलिटी ऑन 8-year-old चाइल्ड जैसी हेडलाइंस विदेशी अखबारों में छपी। इधर जज दिलीप मेहता विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे।
रात का समय था जब उनके स्टाफ ने उन्हें यह वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर उनका खून खौल गया। यह कैसी बर्बरता है, एक 8 साल के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार। लेकिन जब जज साहब ने आगे का वीडियो देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वीडियो में सोमवती अम्मा बता रही थी कि यह मेरा बेटा नहीं है, यह तो मुझे मेले में मिला था। जब जज दिलीप मेहता ने यह बात सुनी, वह गुस्से से चिल्लाए। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को फोन किया। मैं चाहता हूं कि तुरंत उस बच्चे और उसकी अम्मा तक पहुंचा जाए। जो भी मदद चाहिए वह की जाए, क्योंकि जज दिलीप मेहता समझ गए कि हो ना हो या उनका अपना बेटा हो सकता है जो 6 साल पहले खो गया था। अगली सुबह जज दिलीप मेहता की टीम तुरंत आदि के घर पहुंची। टीम लीडर रमेश शर्मा सोमवती अम्मा की झुग्गी देखकर हैरान रह गया। इतनी गरीबी के बीच एक बुजुर्ग महिला और एक छोटा बच्चा कैसे गुजारा कर रहे हैं। सोमवती अम्मा बिस्तर पर लेटी थी। आदि उसके पास बैठा था। कल की मार की वजह से उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था। मैं रमेश शर्मा हूं। जज दिलीप मेहता की टीम से रमेश ने अपना परिचय दिया। हमें आपकी घटना के बारे में पता चला है। जज साहब ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। सोमवती अम्मा और आदि दोनों घबरा गए। साहब, हमने कुछ गलत नहीं किया। आदि ने डरते हुए कहा, नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो उन पुलिस वालों ने किया है। रमेश ने आदि को समझाया। जज साहब बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने तुम्हारी मदद करने का आदेश दिया है। रमेश ने सोमवती अम्मा की हालत देखी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसने तुरंत जज दिलीप मेहता को बताया कि सोमवती अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। जज दिलीप मेहता ने तुरंत आदेश दिया, अम्मा को तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाओ। ठीक है सर, आंटी जी आपको तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। सोमवती अम्मा ने हाथ जोड़े। साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अस्पताल का खर्च कैसे होगा? रमेश ने कहा, आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। जज साहब ने सब इंतजाम कर दिया है। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। सोमवती अम्मा को शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में सोमवती अम्मा का पूरा चेकअप हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के अलावा किडनी में भी समस्या है। तुरंत इलाज शुरू करना होगा, डॉक्टर ने कहा। रमेश ने सभी पेपर वर्क करवाई। सोमवती अम्मा को प्राइवेट रूम दिया गया। बेहतरीन इलाज की व्यवस्था की गई। जज दिलीप मेहता का फोन आया। तुरंत उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी टीम ने कहा, ठीक है सर। तुरंत उन 5 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। किशोर यादव, रोहतक सिंह, राजेश त्यागी, शुभम और करणवीर ठाकुर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ धारा 323 संगीत, स्वैच्छिक रूप से चोट पहुंचाना, धारा 506 आपराधिक धमकी और धारा 34 सामान्य इरादे को बढ़ावा देना के तहत मामला दर्ज किया। रमेश शर्मा रोज अस्पताल आकर सोमवती अम्मा का हालचाल पूछता था। जज साहब का कहना है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उसने सोमवती अम्मा से आदि के बारे में और भी जानकारी ली। ये बच्चा आपको कैसे मिला था? सोमवती अम्मा ने पूरी कहानी बताई। कैसे 6 साल पहले मेले में यह बच्चा खोया हुआ मिला था, कैसे उसने इसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश की थी, कैसे कोई सुराग नहीं मिला था, कैसे उसने इसे अपना बेटा मानकर पाला था। रमेश को यह कहानी बहुत दिलचस्प लगी। उसने तुरंत जज दिलीप मेहता को फोन किया और पूरी बात बताई। सर, यह बच्चा इस महिला का अपना नहीं है। 6 साल पहले मेले में खोया हुआ था। जज दिलीप मेहता का दिल तेजी से धड़कने लगा। 6 साल पहले कौन सा मेला? सर, शहर के बाहर वाला वार्षिक मेला जो हर साल लगता है, रमेश ने बताया। जज दिलीप मेहता की सांस फूलने लगी। 6 साल पहले वह भी उसी मेले में गए थे। उसी मेले में उनका बेटा खो गया था। रमेश, तुम तुरंत उस बच्चे की एक तस्वीर भेजो और यह भी पता करो कि उसके शरीर पर कोई खास निशान है या नहीं। रमेश ने तुरंत आदि की तस्वीर जज दिलीप मेहता को भेजी। तस्वीर संगीत देखते ही दिलीप मेहता के होश उड़ गए। ये वही चेहरा था जिसे वह 6 साल से ढूंढ रहे थे। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ। लेकिन अभी भी उन्हें पूरा यकीन नहीं था। रमेश, उसके शरीर पर कोई निशान है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। रमेश ने सोमवती अम्मा से पूछा, आंटी जी, इस बच्चे के शरीर पर कोई जन्म का निशान है? सोमवती अम्मा ने कहा, हाँ बेटा, इसके दाहिने हाथ की हथेली में एक छोटा सा काला निशान है।
और माथे पर भी एक छोटा सा संगीत तिल है। रमेश ने तुरंत फोन पर यह बात जज दिलीप मेहता को बताई। जज दिलीप, संगीत मेहता चीख पड़े, ये मेरा बेटा है, ये मेरा आदि है। वह रोने लगे। 6 साल की तड़प, 6 साल का इंतजार, 6 साल की खोज आज खत्म हो गई थी। उनका बेटा मिल गया था, लेकिन कैसी स्थिति में मिला था। एक गरीब झुग्गी में कबाड़ बिनते हुए पुलिस वालों की मार खाते हुए। रमेश, मैं तुरंत आ रहा हूं, किसी को कुछ मत बताना, ना बच्चे को ना उस महिला को, मैं खुद आकर सब कुछ संभालूंगा, दिलीप मेहता ने कहा। वह तुरंत एयरपोर्ट संगीत के लिए निकल गए। प्राइवेट जेट की व्यवस्था की। कुछ घंटों में वह अपने शहर पहुंच गए। इधर संगीत कोर्ट में उन 5 पुलिस वालों के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई थी। मजिस्ट्रेट ने वीडियो का सबूत देखा, गवाहों के बयान सुने। दिवाकर पांडे ने भी अपना बयान दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे इन 5 पुलिस वालों ने मिलकर एक 8 साल के बच्चे को बेरहमी संगीत से पीटा है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पुलिस वाले हैं, हो सकता है कि कुछ गलतफहमी हुई हो, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने कहा, वीडियो साफ है, संगीत, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, यह स्पष्ट रूप से पुलिस की क्रूरता है। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमारे सिस्टम की नाकामी है। जो लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किए गए हैं, वही कानून तोड़ रहे हैं। एक 8 साल के मासूम बच्चे के साथ इतनी क्रूरता सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी मेहनत के पैसे मांगे। कोर्ट रूम में भारी भीड़ थी। मीडिया, स्थानीय लोग, एक्टिविस्ट सभी आए थे। सभी न्याय की मांग कर रहे थे। कोर्ट के बाहर भी लोगों की भीड़ थी। इन पुलिस वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्याय देर से आए लेकिन आना चाहिए। मजिस्ट्रेट ने कहा, यह एक गंभीर मामला है। जब जज दिलीप मेहता संगीत कोर्ट पहुंचे तो वहां का मजिस्ट्रेट उन्हें देखकर खड़ा हो गया। सर, आप यहां, मैं इस केस को देखने आया हूं। जज दिलीप मेहता ने कहा, सर, लेकिन यह तो मजिस्ट्रेट कोर्ट का मामला है, मुझे पता है, लेकिन यह केस मेरे लिए बहुत खास है। जज दिलीप मेहता ने एक तरफ बैठकर कार्यवाही देखना शुरू किया। कोर्ट रूम में सभी लोग जज साहब को देखकर हैरान थे। संगीत, इतने बड़े जज इस छोटे से केस में क्यों आए हैं? मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही जारी रखी। अब हम पीड़ित बच्चे और उसकी अम्मा के बयान सुनेंगे। रमेश शर्मा ने अस्पताल से फोन किया। सोमवती अम्मा और आदि को कोर्ट लाना होगा। 1 घंटे बाद एक एम्बुलेंस कोर्ट के बाहर रुकी। सोमवती अम्मा को व्हील चेयर पर लाया गया। आदि उसके पास चल रहा था। उसके कपड़े अभी भी फटे हुए थे। चेहरे पर मार के निशान थे। जैसे ही आदि कोर्ट रूम में दाखिल हुआ, जज दिलीप मेहता की सांस अटक गई। वह तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखें फैली हुई थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था। संगीत, पूरा कोर्ट रूम हैरान था। इतने बड़े जज एक छोटे से कबाड़ बिनने वाले बच्चे संगीत को देखकर क्यों खड़े हो गए? आदि भी जज साहब को देखकर घबरा गया। वह सोमवती अम्मा के पास जाकर छुप गया। अम्मा, ये बड़े साहब कौन है? मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही शुरू की। आदि, तुम अपना बयान दो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आदि ने डरते डरते पूरी घटना बताई। कैसे उसने रेलवे स्टेशन पर कबाड़ इकट्ठा किया था। संगीत, कैसे पुलिस वालों ने उसका सारा कबाड़ लेकर पैसे नहीं दिए। कैसे उन्होंने उसे मारा था। जब आदि अपनी कहानी सुना रहा था, जज दिलीप मेहता के आंसू नहीं रुक रहे थे। यह उनका बेटा था, उनका लाडला आदि, जिसे वे 6 साल से ढूंढ रहे थे। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। लोगों की आंखों में आंसू थे। सोमवती अम्मा ने भी अपना बयान दिया। ये मेरा बेटा नहीं है। 6 साल पहले मेले में मिला था। मैंने इसे अपना बेटा मानकर पाला है। ये बहुत अच्छा बच्चा है, मेरी दवाई के लिए मेहनत करता है। जब सोमवती अम्मा ने कहा कि आदि उसका अपना बेटा नहीं है और 6 साल पहले मेले में मिला था, तो जज दिलीप मेहता अब और नहीं रोक सके। वह अपनी जगह से उठे और तेजी से आदि की तरफ बढ़े। पूरा कोर्ट हैरान था। जज साहब क्या कर रहे हैं? जज दिलीप मेहता आदि के पास पहुंचे और उसके सामने बैठ गए। बेटा, तुम्हारे हाथ की हथेली दिखाओ। आदि डरते हुए अपनी हथेली दिखाई। वहां एक छोटा सा काला निशान था। जज दिलीप मेहता ने उसके माथे को देखा। वहां एक छोटा सा तिल था। जज साहब रोने लगे। यह मेरा बेटा है, यह मेरा आदि है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे। क्या कह रहे हैं जज साहब?
जज दिलीप मेहता ने आदि को गले लगाया। बेटा, मैं तुम्हारे पापा हूं। 6 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। आदि कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे पापा तो सोमवती अम्मा भी रो रही बेटा। यही तेरे असली पापा हैं। मैंने तुझे सिर्फ पाला है। मजिस्ट्रेट और पूरा कोर्ट रूम हैरान था। जज दिलीप मेहता ने सभी को समझाया। 6 साल पहले मेले में मेरा बेटा खो गया था। आज पता चला कि यही वह बच्चा है। पूरा कोर्ट रूम भावुक हो गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। जज दिलीप मेहता ने सोमवती अम्मा के पैर छुए। आपने मेरे बेटे को अपना बेटा बनाकर पाला है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? सोमवती अम्मा रो रही थी। बेटा, यह तो मेरी जिंदगी है। लेकिन अब जब इसके असली पापा मिल गए हैं तो जज दिलीप मेहता ने उन्हें रोका। अम्मा, संगीत जी, आप भी मेरी मां हैं। आपने मेरे बेटे को पाला है। अब हम सब एक साथ रहेंगे। इस बीच उन 5 पुलिस वालों की हालत और भी खराब हो गई थी। अब उन्हें पता चल गया था कि जिस बच्चे को उन्होंने पीटा था वह जज दिलीप मेहता का बेटा है। अब तो बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। किशोर यादव ने कहा। मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि पीड़ित बच्चा जज दिलीप मेहता का बेटा है, मैं निम्नलिखित सजा देता हूं। पूरा कोर्ट रूम खामोश था। किशोर यादव को मुख्य आरोपी मानते हुए 7 साल की कठोर कारावास की सजा दी जाती है। बाकी चारों रोहतक सिंह, राजेश त्यागी, शुभम और करणवीर ठाकुर को 5-5 साल की कठोर कारावास की सजा दी जाती है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा, यह केवल एक बच्चे के साथ अन्याय नहीं है, यह हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। जो लोग कानून की रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं वही कानून तोड़ रहे हैं। इस तरह की क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चारों आरोपी पुलिस वालों को जेल ले जाया गया और जज जय मेहता सोमवती अम्मा और अपने बेटे आदि के साथ अपने घर चले गए। दोस्तों, यह कहानी तो यहीं पर खत्म होती है। लेकिन अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो या इस कहानी का कोई भी सीन आपके दिल को छू गया हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।